मैं जब कॉल सेंटर में इंटरव्यू देने के लिए जाया करता था तो वहाँ लोग मुझसे पूछते थे टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और मैं चूँकि बिहार का हूँ तो उस समय मैं श को स बोला करता था। तो मेरा नाम राकेश चौधरी है, जिसको मैं प्रोनाउंशिएट करता था राकेश चौधरी। तो जब वो पूछते थे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो मैं बोलता था माय नेम इज़ राकेश चौधरी, आई एम फ्रॉम जमशेदपुर। तो वो तुरंत मुझे बोलते थे कि ओके ओके फाइन, वी विल कॉल यू लेटर। मुझे यह समझ में ही नहीं आता था कि जब भी मैं इंटरव्यू देता हूँ वो मुझे टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछते थे और उसके बाद रिजेक्ट कर देते थे, ऐसा क्या था। हमारे इस खास पॉडकास्ट एपिसोड में आज हमारे साथ एक अतिथि हैं जो आईबीएम जैसी प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। उनका अनुभव और यात्रा वास्तव में प्रेरणादायक है। कृपया उनका स्वागत करें, राकेश चौधरी, जो आज हमारे साथ हैं। हमें बहुत खुशी है कि वे हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने और अपनी यात्रा और अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। स्वागत है, राकेश चौधरी। नमस्कार, मेरा नाम राकेश चौधरी है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव अद्रास, जो असरगंज थाना क्षेत्र भागलपुर में आता है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरी पढ़ाई जमशेदपुर, जिसे टाटा नगर के नाम से भी लोग जानते हैं, वहाँ हुई है। मेरे पिताजी टाटा स्टील के ही एम्प्लॉय थे और मैंने वहाँ ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है, जो कोऑपरेटिव कॉलेज नामक एक कॉलेज है जो रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है। मैंने वहाँ से अपना बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स में स्नातक की डिग्री ली है। इससे पहले मैं केएमपीएम इंटर कॉलेज में मैंने +2 किया। उससे पहले मैंने जो मैट्रिक की परीक्षा दी है वह आरडी टाटा हाई स्कूल से दी है। और जब मैंने अपना स्नातक कंप्लीट किया, फिर मैंने यह डिसाइड किया कि मैं फर्दर एजुकेशन के लिए, जो कि टेक्निकल एजुकेशन हो, के लिए मैंने हैदराबाद का रुख किया, जहां मैंने अपनी एमसीएससी और हार्डवेयर इंजीनियरिंग, जो एक छोटा सा कोर्स होता है, वो मैंने वहां से कंप्लीट किया। विस्तार से बताइए, आपका जन्म स्थान कहाँ है और वहाँ की कौन कौन सी सुनहरी यादें आज भी आपके मन में बसी हुई हैं? मेरा जन्म जमशेदपुर में ही हुआ है और वहाँ एक पार्क है, जुगली पार्क, जो एक आकर्षण का केंद्र है और मैं अक्सर वहाँ जाया करता था। वहाँ की स्वच्छ हवा, वहाँ का ग्रीनरी, यह मुझे बहुत प्रभावित करती थी और मैं अक्सर जुगली पार्क में जाना पसंद करता था। आपकी शिक्षा कहाँ से हुई और इसने आपके जीवन पर क्या असर डाला? मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक छोटे से स्कूल, क्रिश्चियन क्लब मिडिल स्कूल, जो तीन प्लेट नामक, जमशेदपुर में ही एक तीन प्लेट नामक स्थान में है, वहाँ से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। जब मैं 8th क्लास में था तब मैंने वहाँ से आरडी टाटा हाई स्कूल, जो टाटा स्टील का ही एक स्वचालित स्कूल है, वहाँ से मैंने अपनी 10th की परीक्षा पास की। उसके बाद मैं +2 के लिए केएमपीएम इंटर कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने अपनी +2 की परीक्षा पास की। उसके बाद मैं रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले एक कॉलेज, कोऑपरेटिव कॉलेज में मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन लिया और 1997 में मैंने अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स में पूरा किया। आपको अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा किससे मिलती है? अगर परिवार
की बात करूं तो मेरी माँ मुझे काफ़ी प्रेरणा दिया करती थी। उनका ये कहना था कि जैसे कि आप बिहार में देखते हैं कि लोग 10th पास करने के बाद वो लोग नौकरी के लिए सरकारी नौकरी के लिए खासकर कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में कभी था नहीं। तो मैंने मेरी माँ जो थी वो हमेशा कहती थी कि बेटा कुछ करेगा, अगर वो सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता है या टाटा स्टील में भी देखा जाता है कि पिता की सर्विस पे एक बेटे को नौकरी दी जाती है। चूँकि मैं सबसे छोटा था तो मेरा नंबर तो तीसरे नंबर पे आता, क्योंकि मेरे 2 बड़े भाई भी हैं। तो फिर भी मैं उन सब नौकरी के पीछे मैंने कभी भी अपना समय नहीं दिया। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं एक ऐसी नौकरी करूं जो प्राइवेट हो, जहां स्ट्रगल ज़्यादा हो और अचीवमेंट भी उसी तरह का हो। जल्दी से जल्दी मैं कुछ अच्छा अचीव करना चाहता था, तो इसलिए मैं कभी सरकारी नौकरी के पीछे भागता नहीं था। और मेरे माँ हमेशा ये कहती थी कि बेटा कुछ ना कुछ तो करेगा, अच्छा ही करेगा, अगर वह नहीं कुछ इस क्षेत्र में करना चाहता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति था जिसने आपके फैसलों पर गहरा असर डाला? हाँ, अगर मेरे जो सबसे बड़े भाई जिनका नाम राजेश चौधरी है, मैं आर्ट्स से ग्रेजुएशन करना चाहता था और जिस जगह पे मैं अभी काम कर रहा हूँ वहाँ आर्ट्स को इतना वैल्यू नहीं दिया जाता है या कॉमर्स को इतना वैल्यू नहीं दिया जाता है, क्योंकि आईटी में आप देखेंगे कि जो ग्रेजुएशन जो है साइंस से करता है उसको थोड़ा ज़्यादा वैल्यू मिलता है। वैल्यू मिलने का मतलब यह नहीं है कि आपको इंटरव्यू में पास कर दिया जाए या आपका इमीडिएटली रिज्यूम सेलेक्ट कर लिया जाए, ऐसा नहीं है। बट साइंस के क्षेत्र में चूंकि यह कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, आईटी के किसी भी आप कंपनी में जाते हैं तो ये वहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियर्स लोग ज़्यादा जाते हैं, जिनको सॉफ्टवेयर का नॉलेज हो या नेटवर्क का नॉलेज हो। तो साइंस वाले लोग बहुत ईजिली समझ सकते हैं क्या होता है, कैसे काम करता है, मुझे जहाँ तक लगता है। तो चूंकि मैं आर्ट्स में जाना चाहता था तो मेरे भाई ने मुझे प्रोत्साहित किया, मेरे बड़े भाई ने मुझे काफ़ी कुछ बोला कि साइंस में जाओ, क्योंकि उस समय जिस समय मैंने ग्रेजुएशन किया था 1997 में, उस वक्त साइंस का ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। तो अब तो खैर आप अगर आर्ट्स में भी करते हैं या कॉमर्स में करते हैं, बस रेगुलर होना चाहिए तो ईज़िली आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन उस वक्त साइंस वाले का ज़्यादा प्रधानता दिया जाता था। तो मेरे भाई ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, वह भी कंप्यूटर केमिस्ट्री ऑनर्स से ही उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। तो उसने मुझे बोला कि केमिस्ट्री ऑनर्स में ही करो, ज़्यादा अच्छा है, आगे फ्यूचर अच्छा रहेगा। तो मैंने उनकी बात मानी और मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया। शुरुआत में मुझे काफ़ी कठिनाई हुई, परंतु धीरे धीरे केमिस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट आने लगा और मैंने अच्छा किया। क्या आपके बचपन में ऐसा कोई खास पल था जिसने आपके जीवन को प्रभावित किया? जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब मुझे यह एहसास हुआ कि अब मुझे अपने माता पिता से पैसे नहीं लेने चाहिए अपने पॉकेट खर्च के लिए। तब मैंने यह डिसाइड किया कि मैं अब कुछ अपना करूँगा, अपने पढ़ाई के साथ साथ कुछ अपना पॉकेट खर्च के लिए कुछ करूँगा। तब मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया। चूँकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ तो मेरी अंग्रेजी काफ़ी कमज़ोर थी, तो लेकिन मैंने जो ट्यूशन पढ़ाया वह इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाया क्लास 8 तक। तो मुझे खुद में लगता था कि मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ, मैं कैसे कर पाऊँगा। तो मैं क्या करता था, सुबह मैं प्रैक्टिस करता था, जो चीज़ मुझे पढ़ाना होता था वो मैं प्रैक्टिस करता था और शाम में मैं उसी चीज़ को पढ़ा दिया करता था। तो इस तरह से 2-3 महीने गुजरने के बाद
मैं हैबिचुअल हो गया। उसके बाद मुझे इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। इंग्लिश मुझे समझ में आ जाती थी, बोलना नहीं आता था, समझ में आ जाती थी। मैं हिंदी में लोगों को समझा दिया करता था, अपने बच्चों को समझा दिया करता था। आपके जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष क्या रहा है? जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो ग्रेजुएशन के बेस पे तो कोई भी कंपनी आपको, बड़ी कंपनी जॉब नहीं देती है। तो मैंने यह निर्णय लिया कि मैं जाकर कुछ आईटी की पढ़ाई करूंगा। उस समय नेटवर्किंग नया आया था इंडिया में। तो मैंने यह डिसाइड किया कि मैं हैदराबाद जाकर नेटवर्किंग की पढ़ाई करूंगा। और मैं हैदराबाद पहुंच गया, जहां पे मैंने एक गेस्टेक इंस्टीट्यूट है जिसमें मैंने एडमिशन लिया ताकि मैं MCSC कर सकूं। यह नेटवर्क का ही एक कोर्स होता है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है। तो मैंने वहाँ MCSC में एडमिशन लिया। लेकिन हैदराबाद में प्राइम लैंग्वेज जो है वो साउथ इंडियन है और जो सेकेंडरी लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। और चूंकि मैं बिहार का रहने वाला था तो मुझे इंग्लिश उतनी अच्छी तरह से आती नहीं थी और वो लोग बहुत फास्ट पढ़ाया करते थे। तो मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था समझने के लिए। मैं अगर एक क्लास 2 घंटे का होता था तो मुझे 5 मिनट 10 मिनट की ही बातें समझ में आती थी, बाकी मुझे समझ में नहीं आता था। तो मैं सोचा करता था कि ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं इनकी बातों को बाद में भी समझ सकूं। अभी नहीं समझ पाया, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में समझ सकूं। तो बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि चलो एक पॉकेट टेप रिकॉर्डर आता था उस वक्त, छोटे छोटे कैसेट्स हुआ करते थे उसमें। तो मैंने वो पॉकेट रिकॉर्डर खरीदा। 1500 रुपीज़ उसका कॉस्ट होता था। वो मैंने खरीदा और मैं क्या करता था कि मैं अपने पॉकेट में, जब मेरी क्लास स्टार्ट होती थी, मैं पॉकेट में वो टेप रिकॉर्डर रख लेता था और जो भी इंस्ट्रक्टर पढ़ाते थे वो सारा कुछ मैं रिकॉर्ड करके घर ले आता था जहाँ मैं रहता था। और मैं उसे बार बार चलाकर सुनता था। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती थी, बहुत शब्द बाय शब्द मुझे याद हो जाता था, क्योंकि मैं 4 बार 5 बार 6 बार, जब तक मुझे वो पूरा का पूरा क्लास समझ नहीं आता था तब तक मैं उसे चलाता रहता था। तो उस वक्त सबसे बड़ी कठिनाई मेरे लिए एक लैंग्वेज थी। जो बोला जाए तो ये तो एक सिर्फ अपने वक्तव्य को एक्सप्रेस करने का एक साधन है, परंतु भारत में यह सब कुछ है। आज के डेट में अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल वो भी इंग्लिश में अगर नहीं है तो आपके लिए कठिनाई ही कठिनाई है। और बिहार वाले हर व्यक्ति इस कठिनाई का हमेशा से सामना करते आए हैं। आपके जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष क्या रहा है? 2002 में मैंने अपनी MCSC की पढ़ाई पूरी की हैदराबाद से और मैं दिल्ली आ गया जॉब करने के लिए। मैंने बहुत सर्च किया बट मुझे जॉब मिला नहीं। फिर मैं न्यूज़पेपर में देखा करता था, जहाँ पे भी MCSC की रिक्वायरमेंट होती थी मैं वहाँ इंटरव्यू देने के लिए जाया करता था। और ज़्यादातर जो अखबार में जो एडवर्टीज़मेंट आता था जॉब का, उसमें मैंने देखा है कि वो MCSC वाले लोगों को कॉल सेंटर वाले ही बुलाया करते थे। तो मैं कॉल सेंटर में जॉब के लिए जाया करता था। तो मैं जब कॉल सेंटर में इंटरव्यू देने के लिए जाया करता था तो वहाँ लोग मुझसे पूछते थे टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और मैं चूँकि बिहार का हूँ तो उस समय मैं श को स बोला करता था। तो मेरा नाम राकेश चौधरी है, जिसको मैं प्रोनाउंशिएट करता था राकेश चौधरी। तो जब वो पूछते थे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो मैं बोलता था माय नेम इज़ राकेश चौधरी, आई एम फ्रॉम जमशेदपुर। तो वो तुरंत मुझे बोलते थे कि ओके फाइन, वी विल कॉल यू लेटर। मुझे यह समझ में ही नहीं आता था कि जब भी मैं इंटरव्यू देता हूँ वो मुझे टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछते थे और उसके बाद रिजेक्ट कर देते थे, ऐसा क्या था। तो मुझे यह पता नहीं चला और मैं आगे 2002 में ही मैंने एक टीचिंग के लिए साउथ एक्स नामक जगह में एक जेटकिंग नाम का इंस्टीट्यूट था जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया ताकि मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ। क्योंकि मुझे पढ़ाने का काफ़ी अनुभव था तो मैंने सोचा कि चलो पढ़ाते हैं। तो मैंने वहाँ पे अपनी जर्नी वहाँ से ही स्टार्ट की थी एक्चुअल में।
तो मैंने वहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया। तो जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया, उस वक्त उन लोगों ने मुझसे बोला कि आप एक काम करो, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, वो आप ओरिजिनल जमा कर दो। और मुझे उस वक्त जॉब की ज़रूरत थी ताकि मैं अपना जीवन निर्वाह कर सकूं। पैसे के बिना तो कुछ हो नहीं सकता था। तो यही मुझे जॉब मिला, तो मैंने जितना भी मेरा सर्टिफिकेट था वो मैंने वहाँ जमा कर दिया। जमा करने के बाद जब भी मैं उनसे सर्टिफिकेट मांगूं, वो मुझे सर्टिफिकेट देने में कोई ना कोई बहाना लगा देते थे। मैं बहुत परेशान था। 7 महीने तक मैंने, आप समझो कि मैं एक गुलाम की तरह, वो जो बोलते थे वो मुझे करना पड़ता था, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी जो भी कमाई है, जो भी उपलब्धि है, वो सब कुछ उनके पास गिरवी पड़ी हुई है। तो मैं बहुत परेशान रहता था। फिर मैंने किसी तरह से इसे हासिल किया, अपने सर्टिफिकेट्स को हासिल किया। और जैसे ही मुझे वो सर्टिफिकेट्स मिला, मैं तुरंत उस जॉब को छोड़कर मैं दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया। टीचिंग में ही मैंने दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया। तो ये जो पीरियड 7 महीने का था, उस वक्त मैं मेंटली बहुत स्ट्रेस से गुजरा करता था। आपको लगता है कि कठिन समय व्यक्ति को कैसे बदलता है? जब आप स्ट्रगल करते हैं आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो आप उन कठिनाइयों से मुंह मोड़कर चुपचाप अपना रास्ता बदल दें, या उस कठिनाई को फेस करें। जब आप ऐसे कठिनाइयों को फेस करते हैं तो आप अंदर से स्ट्रांग होते हैं। जब आपको कुछ मिलता है कठिनाई का सामना करने से पहले, कठिनाई के सामना करने के बाद जो कुछ भी आपको मिलता है, वह आपके लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि जो चीज़ आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए उसको आप कभी अहमियत नहीं देंगे, लेकिन जो चीज़ आपको कड़ी परिश्रम से मिले उसको आप हमेशा अहमियत देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप कठिनाइयों का सामना करें और उसको जीतें। क्या कभी आपको लगा कि आपको छोड़ देना चाहिए, और आप उस स्थिति से कैसे निकले? जब मैं दिल्ली आया था, मैंने लगभग 8 दिनों तक मैंने जॉब खोजा, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रहा था। तब मैंने यह सोचा कि मैं कुछ और देखूं और मैं यहाँ से चला जाऊं, क्योंकि उससे ठीक पहले मेरा एक फ्रेंड भी आया था दिल्ली, और वह डिप्लोमा किया हुआ था। तो वो चला गया, लगभग 1 सप्ताह रहा और उसके बाद चला गया। उसने बोला कि नहीं, मुझे जॉब नहीं मिला। तो मैं भी यही सोच रहा था कि मैं वापस चला जाऊं। मैंने घर में फ़ोन भी कर दिया कि नहीं, मैं वापस आ रहा हूं, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि मेरा दोस्त हार मानकर यहाँ से चला गया, क्या मैं भी हार मान लूँ? मेरे पास एक कंफर्ट जोन था जो मेरे घर पर था, और एक स्ट्रगल था जो कि मुझे दिल्ली में था। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं यहाँ रहूँगा। और लगभग 2-3 दिनों बाद मुझे टीचिंग का पहला जॉब मिल गया। तो यह समय मेरे लिए बहुत ही कठिनाई पूर्ण था। जब आपको जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो आपने खुद को प्रेरित कैसे रखा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो फ्रेंड था वह कुछ समय पहले ही दिल्ली आया था और वह हार कर चला गया। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं उसके बराबर ही आ जाऊं। कल को लोग भी मुझे यही बोलेंगे कि देखो, ये गया था दिल्ली जॉब करने के लिए। ज़्यादातर बिहारी जो होते हैं वो दिल्ली ही आते हैं जॉब करने के लिए, छोटा जॉब हो बड़ा जॉब हो, लेकिन ज़्यादातर दिल्ली ही आते हैं। और मैं हार मानकर एक दाग नहीं लेना चाहता था। मेरे जीवन में एक दाग हो जाता कि मैंने हार मान लिया, और मैं हार कभी नहीं मानना चाहता। इसलिए मैंने स्ट्रगल किया, मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया। मुझे लगभग 6 बजे इंस्टीट्यूट पहुंचना रहता था। मैं इंस्टीट्यूट से लगभग 15 किलोमीटर दूर रहा करता था। तो मुझे 4 बजे सुबह उठना, मैंने अपनी पढ़ाई के समय में भी 4 बजे मैं कभी उठा ही नहीं, लेकिन यहाँ मुझे 4 बजे उठना पड़ता था, क्योंकि 4 बजे से लेकर मैं 4:30 बजे तक तैयार होता था और 1.5 घंटे का सफ़र तय करके मैं अपना इंस्टीट्यूट पहुँचता था। लेकिन इस कठिनाई से भी मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने बोला ठीक है, चलो, जब तक
है तब तक करते हैं इस तरह का, क्योंकि ये मुझे बहुत मुश्किल से ये जॉब मिला था। और मैंने जैसे आपसे कहा कि जब भी कोई चीज़ आपको काफ़ी कठिनाई का सामना करके मिलता है तो आप उसको कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो मैंने भी नहीं छोड़ा ये चीज़, यह जॉब नहीं छोड़ा। जब आपने किसी चुनौती का सामना किया तो आपने उसे कैसे पार किया? मैंने हमेशा से यह माना है, जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तब से मैंने यही कोशिश की है कि मैं अपने घर वालों से एक भी पैसा न लूँ अपने ऊपर खर्च करने के लिए। और जब मैं दिल्ली आ गया तो मुझे तो कमा कर खाना ही था, तो 4,000 रुपये में मैं 700 रुपये अपने रूम का रेंट दे देता था। अब बचे हुए पैसे से कुछ ट्रैवलिंग में चला जाता था, लगभग 1,000 रुपये ट्रैवलिंग में चला जाता था। अब खाने के लिए मुझे बहुत लिमिटेड पैसा रहता था, तो मैं जो सुबह और शाम का खाना खाता था तो वह लिमिटेड पैसे में मैं ऐसे चीज़ों को ही खाता था, चाहे मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, पर खाता मैं वही चीज़ था जिससे कि मैं अपने पूरे महीने का खर्चा उस बचे हुए पैसे से निकाल सकूं। और ज़्यादा पैसा बचता भी नहीं था, तो जो थोड़ा बहुत बचता था उससे मैं एक पैंट भी नहीं सिला पाता था। तो मैंने एक ट्राउज़र से मैंने पूरे 7 महीने मैं उस इंस्टीट्यूट में, शर्ट मेरे पास था, ट्राउज़र मेरे पास एक ही फॉर्मल था, क्योंकि पढ़ाने जा रहा हूँ तो वहाँ टाई लगाना पड़ता था। अब मेरे पास जीन्स था, लेकिन मैं जीन्स पहन कर नहीं जा सकता था, क्योंकि जीन्स में टाई नहीं लगा सकते हैं आप। तो मैं एक ही ट्राउज़र से 7 महीने तक मैं रोज़ इंस्टीट्यूट गया उसी ट्राउज़र को पहनकर। और 7 महीने बाद जब मैंने जॉब चेंज की, उसके बाद थोड़ी अच्छी जॉब मिली, तब मेरा कंडीशन थोड़ा अच्छा हुआ, तब मैंने जाके एक नया ट्राउज़र लिया। तो इस तरह की कठिनाइयों का सामना मैंने किया है। आपके जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति क्या रही और आपने उसे कैसे संभाला? सबसे कठिन परिस्थिति का अगर मैं जिक्र करूं तो वही था जिसमें कि मैंने अपने सभी अचीवमेंट को अपने इंस्टीट्यूट में जमा कर दिया, सभी सर्टिफिकेट्स को इंस्टीट्यूट में जमा कर दिया। और कई बार मांगने के बाद भी वह मुझे देता नहीं था। मैं मेंटली स्ट्रेस में था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आप समझिए कि मैं उनके अधीन हो गया था। जब तक मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला तब तक मैंने उनके अधीन में ही काम किया, एक गुलाम की तरह। आप आज़ाद देश में एक गुलाम की तरह मैंने काम किया। आपके जीवन में वह कौन सी एक घटना थी जिसने आपकी सफलता की दिशा तय की? वह पल या अनुभव आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था और उसने आपके सोचने का तरीका कैसे बदल दिया? मैं चूँकि एजुकेशन लाइन में था, तो मैंने लगभग 3-4 साल यहाँ पे दिल्ली में ही एजुकेशन में ही काम किया। और उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि एजुकेशन लाइन जो है एक टफ लाइन है, जिसमें आपको बहुत बोलना पड़ता है। आप सुबह जो बैठते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हजारों लाखों शब्दों का प्रयोग करते हैं, बोलते ही रहते हैं, तो ये थोड़ा टफ काम हो जाता है। और सामने वाला नहीं समझे तो और भी ज़्यादा वो टफ हो जाता है। तो फिर मैंने यह डिसाइड किया कि अब मुझे जो लाइन है एजुकेशन लाइन से मैं इंडस्ट्री लाइन में जाऊं। तो पहला जॉब मैंने 2006 में पैरो सिस्टम, जिसे बाद में HCL पैरो सिस्टम था, जिसे बाद में डेल ने एक्वायर किया। और उसमें मैं 2006 में मैंने ज्वाइन किया और 2006 से 2008 तक मैंने वहाँ पे जॉब किया। तो यह एक ऐसा समय था जब मैंने स्विच किया अपने एजुकेशन से इंडस्ट्री में। और जब मैंने IT इंडस्ट्री में ज्वाइन किया, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आज तक जो पढ़ाया करता था वह चीज़ मैं अपने हाथों से आज प्रैक्टिकल कर सकता हूँ। आपके हिसाब से सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी आदतें कौन सी हैं? क्या यह नियमित मेहनत, समय प्रबंधन
या फिर सकारात्मक सोच जैसी आदतें हैं जो किसी को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती हैं? सफलता का मायने हर आदमी के लिए अलग अलग होता है। सफलता, कोई बहुत पैसा कमा ले वह सफल हो गया, कोई बहुत एजुकेशन ले ले वह सफल हो गया, किसी को लगता है कि मैंने बहुत अच्छा करियर बना लिया वह सफल हो गया। तो यह डिपेंड करता है कि आपके लिए सफलता क्या मायने रखती है। तो मेरे लिए सफलता फाइनेंशियल बेनिफिट, करियर बेनिफिट दोनों था। तो जब मैं इंडस्ट्री में घुसा तो मेरा फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छा हो गया, और जो करियर था धीरे धीरे मैंने L1 लेवल, मतलब लेवल 1 में सपोर्ट में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उसके बाद SME लेवल होता था, उसके बाद आर्किटेक्ट होता था। तो मैं L1 लेवल पे ज्वाइन किया था, लेकिन वहीं रहते हुए उसी कंपनी में काम करते हुए मैं L2 लेवल पे चला गया। तो ये मेरे लिए एक सफलता थी कि मैंने अपना करियर को ग्रो कर लिया। फाइनेंशियल ग्रो, जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन किया तो मैं फाइनेंशियल ऑटोमेटिक ग्रो करने लग गया था। सफलता के रास्ते पर सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है आपके हिसाब से? क्या यह मेहनत, संकल्प या कोई और गुण है जो आपको लगता है कि किसी को भी सफलता पाने के लिए चाहिए? सफलता पाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप मेहनत करें, हार्ड वर्कर ना बने, स्मार्ट वर्कर बने। आपको अपना लक्ष्य पता होना चाहिए, और उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आपको किस रास्ते का चुनाव करना है यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप अपने लक्ष्य को जब निर्धारित करते हैं तो उस वक्त आपको यह भी निर्धारित करना होगा कि आप उस लक्ष्य की प्राप्ति को कैसे करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो कहा जाता है, इफ़ यू वांट टू ईट अ बिग एनिमल, कट द एनिमल इन स्मॉल पीसेस, देन ईट द एनिमल। इन दिस वे यू कैन ईट होल द एनिमल्स। इसी तरह से जब आप सफलता के लिए रास्ते का चुनाव करते हैं, तो लंबे रास्ते का चुनाव अगर आप करते हैं तो उस लंबे रास्ते में जितना हो सके आप उसमें पूर्ण विराम भी लगाएं या कॉमा लगाएं, ताकि आप एक को अचीव करें तो आगे जाकर फिर दूसरे को अचीव करें, फिर तीसरे को अचीव करें, फिर चौथे को अचीव करें। इस तरह से आप एक लंबे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप दूसरों को अपने जीवन में कैसे प्रेरित करते हैं? क्या आपके पास कोई खास तरीका है जिससे आप अपनी कहानी या अनुभवों के जरिए दूसरों को प्रेरित करते हैं? हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है, बस हमें अपने उस गुण को समझना पड़ेगा। उस गुण को, वो गुण क्या है उसे अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, और हमें उसी गुण पे काम करना पड़ेगा। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकल बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, लेकिन उनका ब्रेन इतना शार्प नहीं होता है। अगर वह अपना लक्ष्य अपने पढ़ाई लिखाई पे केंद्रित कर दे तो वह हो सकता है कि वह सफल ना हो पाए। लेकिन अगर वह फिजिकली बहुत स्ट्रांग है और वह ऐसे लक्ष्य का चुनाव करता है जिससे कि वह उस क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सके। जैसे अगर आप उदाहरण के लिए देखें, जितने भी लोग ओलंपिक में मेडल लेकर आए हैं, वह अगर पढ़ाई के क्षेत्र में ही अपना करियर बनाना चाहते या पढ़ाई के क्षेत्र में कोई उपलब्धि प्राप्त करना चाहते, तो हो सकता है, मैं यह नहीं कहता कि ऐसा ही होता, बट हो सकता है कि वह जो मकाम में आज वो पहुंचे हुए हैं उस मकाम पर आज वह नहीं होते। अगर सचिन तेंदुलकर जी का अगर मैं उदाहरण लूं, तो सचिन तेंदुलकर अगर इंजीनियरिंग करके किसी मल्टीनेशनल कंपनी में वह काम कर रहे होते तो आज वह ख्याति वह नहीं प्राप्त कर पाते जो ख्याति आज उन्होंने प्राप्त किया है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी क्षमता को समझें। आप में क्या क्षमता है उसको आप समझें और उसके अनुरूप अपने लक्ष्य का निर्धारण करें।
कौन वह व्यक्ति है जो आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? क्या यह कोई खास व्यक्ति है, जैसे परिवार का सदस्य, मित्र या किसी सार्वजनिक शख्सियत का उदाहरण जिसने आपकी जिंदगी पर गहरा प्रभाव डाला? मैं लगभग 13 साल से अपने इस कंपनी में जो IBM है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, इसमें काम कर रहा हूँ और मैं एक ही मैनेजर के अंडर लगभग 12 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने अपने मैनेजर को देखा है, उनके काम करने के तरीके को देखा है। मैंने यह महसूस किया है कि उनके लिए कोई भी बाधा नहीं है। उन्होंने कई ऐसे इश्यूज़ पे काम किया है और अंत में सफलता पाई है। मैं हमेशा उन्हें फॉलो करता हूँ। उनका नाम राजेश श्रीधर है और मैं हमेशा से उनको फॉलो करता हूँ। मैंने देखा है कि उनके काम करने का तरीका, उनके काम करने का जज्बा इस तरह का है कि जब तक वे किसी इशू को सॉल्व नहीं कर देते तब तक उस इशू के लिए लगे रहते हैं। और मैंने उनको यह भी देखा है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे या ओहदे के पीछे नहीं भागते हैं। वह पैसा और ओहदा उनके पास खुद आता है। जब वह इस तरह के काम करते हैं, इस तरह के बड़े बड़े इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं, तो उनको क्लाइंट की तरफ से, उनको हायर मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी प्रोत्साहित किया जाता है। और जब भी किसी को प्रोत्साहित किया जाता है तो साथ में फाइनेंशियल बेनिफिट अवश्य मिलता है और पद भी मिलता है। तो आज वह डायरेक्टर के पद पे हैं और जब वह मेरे साथ थे तब वो मुझसे, हमारे यहाँ पे बैंड होता है तो मैं बैंड 8 पे था और वो बैंड 9 पे थे और आज वह बैंड 10 पे हैं, यानी डायरेक्टर के पद पे हैं और बहुत जल्द होगा कि वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप मन लगाकर किसी इश्यूज पे काम करते हैं तो सफलता आपको मिलती ही है। आज मिले कल मिले, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है और मेरे मैनेजर को यह पता है कि हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है और आज नहीं तो कल वो सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे। क्या कोई फिल्म, किताब या कविता है जिसे आप बार बार देखते या पढ़ते हैं? अगर हाँ, तो वह क्या है और क्यों? मुझे कबीर दास के दोहे में खासा इंटरेस्ट है। उसका रीज़न यह है कि कबीर दास के बहुत सारे ऐसे दोहे हैं जो आपके रियल लाइफ में बहुत काम आते हैं। ठीक है, जैसे कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब आप अगर किसी से दोस्ती करते हैं और किसी कारण से आपकी मित्रता जो है वो टूट जाती है, तो ऐसे में अगर आप इस दोहे का अर्थ समझें तो आपको यह पता चलेगा कि अगर फिर से उससे मित्रता हो भी जाती है तो वह मित्रता उतनी प्रगाढ़ नहीं हो सकती जितनी कि पहले थी। तो किसी भी संबंध को आप मजबूत करने का प्रयास करें, ना कि उसे किसी कारण से तोड़ें, फिर जोड़ें, फिर तोड़ें। इस तरह से वो अच्छा रिश्ता नहीं बन पाता है। अगर आप एक सलाह दे सकते हैं जो लोगों को प्रेरित करे, तो वह क्या होगी? ऐसा कौन सा संदेश है जिसे आप सबको देना चाहेंगे ताकि वे अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकें? आपको कभी भी हार नहीं माननी है। किसी भी, अगर आपने कोई लक्ष्य तय किया है या आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो कभी भी हार मत मानिए। आपने जो भी लक्ष्य तय किया है, भगवान ने ही आपको बुद्धि दी है कि आप इस तरह का लक्ष्य तय करें और उस लक्ष्य को अचीव करें। हो सकता है कि भगवान ने, जब भी भगवान कोई लक्ष्य आपके लिए निर्धारित करते हैं तो रास्ते भी निर्धारित करते हैं और अलग अलग रास्ता निर्धारित करते हैं और भगवान कहते हैं कि अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आप इन कठिनाइयों से गुजरकर अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे तो अपने लक्ष्य को इन बाधाओं के साथ गुजरकर आप उसको अचीव करेंगे। तो जब भी आप लक्ष्य
तय करते हैं, आपके आगे बहुत सारी बाधाएं आएगी। उन बाधाओं को पार करें, उन बाधाओं से डर कर पीछे ना हटें, हमेशा बाधाओं को पार करें। इंसान ही है पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में एक इंसान ही ऐसा है जिनके पास बुद्धि है, जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की क्षमता रखते हैं। और यही इंसान है जिसके लिए सब कुछ मुमकिन है। कोई ऐसा चीज नहीं है जो एक इंसान के लिए नामुमकिन हो। इसलिए कर्म करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। आपको लगता है कि बिहार की संस्कृति का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा, मैंने जहां तक अनुभव किया है, जहां तक मैंने देखा है, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा संस्कारी लोग मिलते हैं, सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग मिलते हैं। लेकिन वहां ऐसा भी देखा जाता है कि चाहे राजनीति हो या किसी कारणवश वहाँ के लोग उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते हैं जो उनके लिए है। लेकिन अगर आप देखें तो आज आईएएस, आईपीएस या बड़े बड़े ओहदे पे जो भी लोग बैठे हुए हैं, ज़्यादातर लोग आपको बिहार के ही मिलेंगे। उसका रीज़न यही है कि बिहार जो है उसमें एक सभ्यता है, लोग वहाँ के सभ्य हैं, लोगों को पता है कि ये मेरे माता पिता हैं, हमें उनको किस तरह से आदर देना है। आप अगर दूसरे संस्कृति में जाएंगे तो आप ये अनुभव करेंगे कि वो लोग माता पिता को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं या अपने भाई बंधु को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन बिहार के लोग, खासकर बिहार के लोग, अगर आप देखें तो अपने माता पिता को वो पूजते हैं और अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर रहते हैं। देख, हर जगह तनाव हर जगह है, लेकिन बिहार में कम है। क्या आप बिहार से जुड़ी किसी खास परंपरा को संजो कर रखना चाहते हैं? बिहार से ही अभी रिसेंटली हम लोग छठ मनाए हैं और बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां उगते हुए सूरज को भी नमस्कार किया जाता है और डूबते हुए सूरज को भी नमस्कार किया जाता है। तो मुझे लगता है कि छठ एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसा पर्व है जो बिहारियों के लिए अति महत्वपूर्ण है और बिहारी ही हैं जो डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं। इसके अलावा आपने कहीं नहीं देखा होगा जहां लोग डूबते हुए सूरज को प्रणाम करते हों। बिहार के किन पहलुओं को आप आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना चाहेंगे? मैं हमेशा चाहूँगा और मैं अपने बच्चों को भी यह संस्कार दूंगा कि अपने अंदर बिहार को संजो कर रखें, बिहार की सभ्यता संस्कृति को संजो कर रखें। जिस तरह से एक बिहारी अपने परिवार के साथ मिलकर रहते हैं, अगर आप देखें तो बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे आज भी कई पीढ़ी के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, अपने भाई बंधु चचेरे भाई सब मिलकर एक साथ एक ही घर में रहते हैं। ऐसा आपको देखने के लिए बहुत कम प्रदेशों में मिलेगा। तो मैं अपने बच्चों को हमेशा यह शिक्षा देता हूँ कि अपने परिवार के साथ मिलकर रहिए। परिवार ही एक ऐसा समूह है जो आपके सुख और दुख में हमेशा आपके साथ खड़ा मिलेगा। बिहार के बारे में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि दुनिया को पता होनी चाहिए? क्या कोई खास पहलू, संस्कृति या इतिहास है जो शायद लोगों के लिए नया हो और जिसे ज्यादा ध्यान में लाया जाना चाहिए? इतिहास बिहार के लिए तो बहुत है, बट अगर आप बिहार में वर्तमान में ही देखें तो आपको यह पता चलेगा कि बिहार के लोग बहुत ही प्रतिभावान होते हैं। उनमें हमेशा से देखा गया है कि वह किसी व्यक्ति विशेष को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर आप देखेंगे कि गुरु, बिहार में गुरु मतलब भगवान है, लेकिन दूसरे जगह में आप देखेंगे कि शिक्षा एक बिजनेस है, एक व्यवसाय है।
लेकिन बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे आपको शिक्षा व्यवसाय नज़र नहीं आएगा। वहाँ गुरु को पूजा जाता है। हम टीचर्स डे मनाते हैं, भारत के विभिन्न प्रदेशों में हम टीचर्स डे मनाते हैं, पर क्या हम एक्चुअल में वह रिस्पेक्ट टीचर को दे रहे हैं जिनके वो भागीदारी हैं? नहीं। लेकिन बिहार में आप देखेंगे कि आज भी अगर आप मुझसे पूछें, मुझे भी पता है कि मेरे बचपन से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में जो भी शिक्षक थे वो अभी हैं, नहीं हैं, कहाँ हैं, किस स्थिति में है, यह सब कुछ मुझे मालूम है। और मेरे साथ पढ़ने वाले और लोगों को भी मालूम है कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं। और जब भी हमें मौका मिलता है हम अपने शिक्षक से मिलने के लिए भी जाते हैं। जब भी मैं जमशेदपुर जाता हूँ मैं अपने शिक्षक से मिलने का प्रयास करता हूँ और मिलता भी हूँ। तो यह सब आपको सिर्फ बिहार में ही मिल सकता है और दूसरे प्रदेशों में आपको बहुत मुश्किल है मिलता है, लेकिन उतने अधिक मात्रा में नहीं मिलता है जितना हमें बिहार में देखने को ऐसा मिलता है। आपको क्या लगता है कि आज के समय में बिहार का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? आज हर क्षेत्र में आप बिहारियों को पाएंगे, चाहे एक मजदूर हो या एक राजनायिका हो, नायक हो। अगर आप देखें जितने भी IAS IPS हैं उसमें मैक्सिमम लोग बिहार से ही हैं, और जितने भी मंत्री के सचिव हैं आज वो बिहार से ही हैं। जितने भी राजनेता हैं उनमें भी कई जो केंद्रीय मंत्री हैं, जैसे अश्विनी चौबे अब पूर्व मंत्री थे, इस बार टिकट नहीं मिला बट वो थे बिहार से ही। तो आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में बिहारियों का योगदान है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं। बिहारियों के बिना भारत का अस्तित्व नहीं है। आपको क्या लगता है कि बिहार के लोगों में कौन सी विशेषता सबसे खास है? बिहार के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। वे अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं, अपने शरीर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो सफलता उनको बहुत आसानी से मिल जाती है। आपने देखा होगा कि बिहार के लोग कभी भूखे नहीं मरते, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं सोचते कि यह काम छोटा है, यह काम बड़ा है। वो जो काम मिलता है वो करते हैं और अपना ग्रोथ तो सभी देखते हैं, तो बिहारी भी अपना ग्रोथ देखते हैं, लेकिन काम करने से वो सकुचाते नहीं हैं और बहुत ही ब्रॉड माइंडेड होते हैं। वो हर चीज़ के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है उनमें। आपके करियर में ऐसा कौन सा निर्णय था जिसने आपकी दिशा बदल दी? मैं टेक्निकल में, जब मैं IT इंडस्ट्री में आया तो मैं टेक्निकल में था, लेकिन मुझ में ऐसी कई खूबियाँ थी। मैंने ऐसा एहसास किया कि मुझ में ऐसी खूबियाँ हैं कि मैं पीपल मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर सकता हूँ। अगर मैं 10 लोग अलग अलग विचारधारा के हैं तो उनको मैं एक समान विचारधारा में लाने को मैं सक्षम था। तो मैंने यह निर्णय लिया कि मैं क्यों ना टेक्निकल से हटकर अपने उस गुण का यूज़ करूं जो मुझ में है, और मैंने पीपल मैनेजमेंट अपने प्रोफाइल में ऐड किया। आज मैं डिलीवरी ऑपरेशन मैनेजर हूं, मेरे अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं और मैं उन लोगों को मैनेज करने में अत्यधिक सक्षम हूँ। और जब मैंने टेक्निकल छोड़कर नॉन टेक्निकल प्रोफाइल में कदम रखा तो तब मुझे एहसास हुआ कि मैं टेक्निकल से ज़्यादा अच्छा पीपल मैनेजमेंट में कर सकता हूँ। आपके पेशे में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है, खासकर जब आप IBM जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं? क्या कोई ऐसी खास चुनौती थी जिसने आपको अपने कौशल को नई दिशा देने पर मजबूर किया? सबसे बड़ी बाधा बिहार के लोगों में भाषा का ज्ञान है। जितने भी लोग बिहार से आते हैं उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती है। और दूसरी बात कि जब आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो आप
आपके क्लाइंट जो वो यूएस के होते हैं, यूके के होते हैं और अदर कंट्रीज़ के, अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ के होते हैं, जिनका एक्सेंट बहुत ही डिफरेंट होता है हमारे एक्सेंट से। और एक्सेंट जो है हर कंट्री का अलग अलग होता है, और जब वो बोलते हैं तो हमें उन इंग्लिश तो समझना ही पड़ता है, उनके एक्सेंट को भी समझना पड़ता है। तो इस तरह के बाधाएं काफ़ी आती है बिहार के लोगों में, क्योंकि उनका अंग्रेजी भी वीक होता है और एक्सेंट समझ में भी नहीं आता है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप किसी चीज़ पे काम करते रहते हैं तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब आपको समझ में आने लगता है। चूँकि मैं लगभग 15 साल 18 साल से मैं आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो शुरुआत में मुझे यह एक बाधा लगती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने उनको समझना शुरू किया, उनके एक्सेंट को समझना शुरू किया। आज मुझे इस तरह की कोई बाधा नज़र नहीं आती है। आज मैं ईज़िली जिस तरह से मैं हिंदी समझ लेता हूँ उसी तरह से मैं उनके एक्सेंट को भी समझ लेता हूँ। किस काम को आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं? मैं नए चीज़ों को सीखने में ज़्यादा रुचि लेता हूँ। आज के समय में यूट्यूब और गूगल भगवान हैं, और आप भी भगवान की कृपा लेने का प्रयास करें। गूगल और यूट्यूब से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और उसमें आपको इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि जो चीज़ आप देखते हैं वो चीज़ आपको काफ़ी समय तक याद रहता है, जो चीज़ आप सुनते हैं वो काफ़ी जल्दी भूल जाते हैं। तो अगर आप किताब पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आप बहुत जल्दी भूल जाएं, लेकिन अगर आप YouTube का यूज़ करते हैं तो काफ़ी समय तक वो आपको याद रहेगा, क्योंकि आप उसे देखकर सीख रहे हैं किसी भी चीज़ को। तो कोशिश कीजिए कि भगवान की कृपा लें, ज़्यादा से ज़्यादा YouTube और गूगल का इस्तेमाल करें अपने आप को आगे बढ़ाने में। कृपया दर्शकों को बताइए, आप अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं? क्या आपके पास कोई खास तरीके या आदतें हैं जो इस संतुलन को बनाए रखने में मदद करती हैं? वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें ऑफिस की तरफ से भी काम दिया जाता है, घर की तरफ से भी काम दिया जाता है, लेकिन हमें वो बैलेंस मेंटेन करना आना चाहिए। जो ऑफिस का काम है वह एक तय सीमा में स्टार्ट होती है और तय सीमा में ख़त्म हो जाती है। तो हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम अपने ऑफिस के काम को ऑफिस आवर्स में ही ख़त्म कर लें और बाकी समय हम अपने परिवार को दे सकें, घर के कामों में हाथ बटा सकें। आप अपने भविष्य को कैसे देखना चाहते हैं? क्या आपके पास कोई खास लक्ष्य या दृष्टिकोण है जिसे आप अपनी आगामी सालों में पूरा करना चाहते हैं? मैंने बहुत सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, बहुत सारे गोल्स को अचीव किया। अब मैं चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में जब मैं रिटायर हो जाऊं या उससे कुछ समय पहले मैं अपना एक बिज़नेस सेटअप करूं और उस बिज़नेस में आने वाले चैलेंजेस को फेस करूं। मैंने टीचिंग का भी काम कर लिया, मैंने इंडस्ट्री में काम कर लिया, मतलब जितना भी नौकरी था वो मैंने कर लिया। अब मैं चाहता हूँ किसी तरह का व्यापार स्टार्ट करूँ और उस व्यापार को मैं आगे लेकर जाऊँ। क्या कोई ऐसा सपना है जिसे पूरा करने का अब तक इंतजार कर रहे हैं? मैं व्यापार में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। मैं रतन टाटा जी से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं एक छोटे पैमाने पर व्यापार स्टार्ट करूँ जिसे मैं आगे लेकर जाऊँ, और मैं भी ये चाहूँगा कि मेरे बच्चे भी मेरे व्यापार को जो मैं स्टार्ट करूँगा उसे वो आगे ले जाने का काम करें। आपको लगता है कि बिहार के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसे कैसे हल किया जा सकता है? यह समस्या सिर्फ बिहार के लोगों के लिए नहीं है, हर भारतवासियों के लिए है। हम जो आज पढ़ाई करते हैं वह रियल लाइफ में यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई होती है वो टोटली थ्योरेटिकल होती है और रियल लाइफ में थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल की ज़रूरत होती है। तो मैं
मुझे लगता है कि पढ़ाई में थोड़ा चेंजेस करके हमें प्रैक्टिकल भी डालना पड़ेगा, ताकि जब बच्चे पढ़ें तो उस प्रैक्टिकल चीज़ का वो आगे अपने जीवन में यूज़ कर सकें। आपको लगता है कि सोशल मीडिया का आज की युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? सोशल मीडिया अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। हर एक चीज़ में कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। सोशल मीडिया के भी दो पहलू हैं। जिस तरह से एक सिक्के का दो पहलू होता है, उसी तरह से सोशल मीडिया का भी दो पहलू है। परंतु आप किस पहलू को एक्सेप्ट करते हैं, यह इम्पॉर्टेंट है। सोशल मीडिया से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ लोगों को सिखा सकते हैं, अपनी भावनाओं, अपने सूचना को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया समय बर्बाद करने का भी एक साधन है। तो आपको देखना है कि आप सोशल मीडिया का यूज़ करके किस तरह से आप अपने लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। आप बिहार के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या ऐसा कोई खास विचार या सलाह है जो उन्हें अपने लक्ष्यों को हासिल करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित कर सके? सपने बड़े रखिए और उस सपने को अचीव करने के लिए प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सब एग्जीक्यूशन से पहले प्लानिंग सही होना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग में ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, तभी आपका एग्जीक्यूशन समय पर हो पाएगा। अगर आपको कभी टाइम ट्रेवल करना हो तो क्या आप फ्यूचर में जाना चाहेंगे या पास्ट में, और क्यों? मैं पास्ट में जाना चाहूँगा। मैंने जिन लम्हों को खोया है पास्ट में, अपने बचपन में, मैं उन्हें फिर से जीना चाहूँगा। मैं उन्हें एंजॉय करना चाहूँगा। मैंने बचपन में बहुत सारे समय के अभाव से या आर्थिक तंगी के कारण मैंने बहुत सारे लम्हों को खो दिया। मैं अगर पास्ट में जाता हूँ तो मैं उन लम्हों को जीने की कोशिश करूँगा। आपको किस काम में सबसे ज्यादा मजा आता है जब आप काम से फ्री होते हैं? मुझे कॉमेडी फिल्म देखना काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं जब भी फ्री होता हूँ तो मैं यूट्यूब में या अमेज़ॉन प्राइम में कॉमेडी फिल्म्स देखता हूँ। और ख़ासकर मुझे गोविंदा की पुरानी फिल्में बहुत अच्छी लगती है। आपके जीवन की सबसे यादगार यात्रा कौन सी रही है? 2006 में मैं फ्रांस गया था। मैं एफिल टावर के पास घूम रहा था तो एक महिला आई और मुझे एक गोल्डन रिंग दिखाकर पूछी कि इज़ दिस योर्स? तो मैंने बोला नहीं, दिस इज़ नॉट माइन। और महिला मुझे काफ़ी प्रेशर देने लगी कि नहीं, इट्स योर्स, इट्स योर्स। तो मैंने बोला ठीक है, आप मुझे दे दो। मैंने वो रिंग ले लिया। उसके बाद महिला ने मुझसे बोला कि आप मुझे कुछ पैसे दे दो, तो मैंने उसे 10 यूरो दे दिया। फिर महिला जिद करने लगी, मैंने उसे और 10 यूरो दिया। फिर और जिद की तो मैंने और 10 यूरो दिया। इस तरह से मैंने उसे 30 यूरोज़ दे दिया। उस समय 1 यूरो का कीमत 60 रुपीज़ के आसपास था, यानी मैंने 1800 रुपीज़ उसे दे दिया। और बाद में जब मैं इंडिया आया, फिर मैंने उस अंगूठी को देखा तो वो अंगूठी थोड़ा काला पड़ने लग गया। तब मुझे ये समझ में आया वो गोल्ड का नहीं था, वो ऐसे ही कोई मेटल था। और 1800 रुपीज़ मैंने उसे उस मेटल के लिए ही दे दिया। आज भी मैंने अपनी उस बेवकूफ़ी को संजो कर रखा है जो मैं फ्रांस से लेकर आया था। कृपया दर्शकों को बताइए, क्या आप एक खास शौक या हॉबी रखते हैं? अगर हाँ, तो वह कौन सा है और कैसे वह आपके जीवन का हिस्सा बन गया? मुझे नए प्लेसेस विज़िट करना काफ़ी पसंद है। मैं अक्सर उत्तराखंड और कश्मीर तरफ में जाया करता हूँ और मैं पहाड़ों को देखना, हरियाली को देखना, वहाँ
के वेदर को महसूस करना, ये सब मुझे काफ़ी पसंद है। और मैं हर साल किसी एक नए हिल स्टेशन को विज़िट करता हूँ। ये मेरी आदत भी बन चुकी है। अगर आप किसी दूसरे पेशे में होते तो वह कौन सा होता? क्या ऐसा कोई क्षेत्र या काम है जिसे आप पसंद करते हैं और जिसमें आप खुद को सफल देखना चाहते हो? अगर मैं आईटी में नहीं होता तो मैं कोशिश करता कि मैं मेडिकल लाइन में ही अपना करियर बनाता, क्योंकि मुझे मेडिकल से काफ़ी रुचि रही है। मैं मेडिकल लाइन में किसी भी तरह का अगर हो सकता तो मैं फार्मासिस्ट बन जाता, हो सकता एमबीबीएस बन जाता, हो सकता तो मैं एक्सरे टेक्नीशियन बन जाता, लेकिन मैं जाता मेडिकल लाइन में ही और इस तरह का ऐसा कुछ करता जिससे कि मैं समाज की सेवा कर पाता। अगर आपको एक दिन के लिए बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या पहला फैसला लेंगे? मैं एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहूँगा और जो राजनीति है, राजनीति में हर चीज़, किसी भी तरह के जॉब में आप जाएं वहाँ एक क्वालिफिकेशन मस्ट है, लेकिन एक राजनीति ही ऐसा है जहाँ पे किसी तरह का क्वालिफिकेशन नहीं है। एक मैट्रिक फेल, 8th फेल इंसान भी वहाँ शिक्षा मंत्री बन जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। एक फेलियर आदमी आपको क्या शिक्षा दे सकता है, आपके लिए क्या बेटरमेंट कर सकता है। तो मैं सबसे पहले वहाँ के राजनीति और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहूँगा। अगर आपको एक दिन बिना किसी नियम के बिताना हो तो आप सबसे पहला कौन सा नियम तोड़ेंगे? मैं ऑफिस आवर्स स्टार्ट एंड एंड का जो एक बना हुआ है, एक रूटीन बना हुआ है, मैं उस रूटीन को तोड़ना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी रूटीन में चलते हैं तो आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा जितने भी वैज्ञानिक हैं वो रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं। अगर वह भी 9 बजे से 5 बजे तक काम करने लग जाएं तो वो आविष्कार नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला काम है कि रूटीन को तोड़ना। हम रूटीन को तोड़ेंगे, लेकिन अच्छे कामों के लिए रूटीन को तोड़ेंगे। खराब कामों के लिए रूटीन को तोड़ना नहीं है, अच्छे कामों के लिए रूटीन को तोड़ना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकें। अगर आपको एक हफ्ते तक सिर्फ एक ही खाना खाना पड़े तो आप क्या चुनेंगे? मैं एक करी खाना पसंद करूँगा। मुझे एक बहुत पसंद है नॉन वेज में, और मैंने पास्ट में भी काफ़ी समय तक एक खाया है और मुझे आज भी वह उतना ही पसंद है जितना मुझे आज से कई साल पहले पसंद था। आपका दिल से धन्यवाद राकेश जी, हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। आपने जो अनुभव और ज्ञान साझा किया वह हमारे बिहारी बंधु के लिए बहुत प्रेरणादायक होगा। हमें उम्मीद है कि हमारे बंधु आपकी बातों से कुछ नया सीखेंगे और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी। आइए साथ मिलकर गर्व से कहिए, हमें बिहारी बंधु, जुड़ेंगे हम, बढ़ेंगे हम, तभी बनेगा बिहार नंबर 1। धन्यवाद।